जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ने से पहले आप ये जान लो कि एलिमेंट किसको कहा जाता है। एलिमेंट एक तरह का प्योर सब्सटेंस होता है और एलिमेंट बेसिकली प्योर सब्सटेंस होता है और ये सब डिवाइडेड नहीं होता है। बिफोर द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी सिर्फ 30 एलिमेंट्स था जिसको हम लोग जानते थे, और जैसे जैसे ईयर आते गया स्टडी और डिफिकल्ट हुआ और सारे एलिमेंट्स नए नए आते गए। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल को अगर हमको डिफाइन करने को बोला जाए तो सिंपल वे में हम लिख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल may be defined as the arrangement of all known elements according to their properties in such a way that the elements of similar properties are grouped together in a tabular form सिंपल है, हम सिंपली कह दे रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल जो है वो डिफाइन होता है अरेंजमेंट ऑफ जितने भी एलिमेंट्स हम जानते हैं उसके बारे में, और इसके प्रॉपर्टी के अनुसार ये अरेंज होता है उस वे में कि एलिमेंट जो सिमिलर प्रॉपर्टीज का है वो एक ही साथ रखा जाता है। इसी प्रॉपर्टीज को जब एलिमेंट अलग अलग टाइप का था एक ही अरेंजमेंट में अरेंज किया गया प्रॉपर्टी के आधार पे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, अर्लियर अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें अर्लियर अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट earlier attempts of classification of elements, that means development of periodic table। अब जान लो कि फादर ऑफ केमिस्ट्री जो थे वो थे एंटोनी डी लेवॉइजर। सबसे पहले 18th सेंचुरी में आपके पास टोटल 30 एलिमेंट था। अब ये 30 एलिमेंट जैसे जैसे स्टडी बढ़ते गया, एलिमेंट की संख्या बढ़ते गई, नया नया कंसेप्ट आते गया, तो एंटोनी डी लेवॉइजर ने कहा कि एलिमेंट जो है उसको दो भाग में बांट दो, मेटल और नॉन मेटल में। लेकिन इनका कॉन्सेप्ट गलत तब साबित हुआ जब मेटालॉइड्स का डिस्कवर हुआ। तो अर्लियर अटेम्प्ट्स में हम लिख सकते हैं कि अर्लियर attempts to classify the elements resulted in grouping as metals and non-metals. Later on, they were classified on the basis of their atomic
मास। अर्लियर अटेम्प्ट में आपको हम बताए हैं कि अर्लियर अटेम्प्ट में क्या हुआ था, आपका एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया, ग्रुपिंग किया गया दो प्रकार में, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। उसके बाद इसको बांटा गया एटॉमिक मास के आधार पे। जब मेटल्स नॉन मेटल्स में इसको बांटा गया था एलिमेंट्स को, तो ये क्या था कि मेटालॉइड्स के डिस्कवरी के बाद ये कॉन्सेप्ट आपका गलत हो गया था, जिसके कारण से उसको एटॉमिक मास के आधार पे बांटा गया। जनरली पीरियोडिक टेबल बना क्यों? पीरियोडिक टेबल इसलिए बना क्योंकि ये एक सिस्टमेटिक स्टडी दे एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स को हम आसानी से सारे एलिमेंट्स को याद करें। अभी जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बहुत सिस्टमेटिक है, हम आपको पढ़ाएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी, बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एकदम सिस्टमेटिक सजाया हुआ है, उसका ग्रुप नंबर, उसका पीरियड, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी। तो ये चैप्टर जो है बड़ा मजेदार है, आप लोग इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ें और एक एक चीज पढ़ते जाएं। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है, ठीक है। तो यहां तक आप लोग लिखें, फिर हम बात करते हैं डोबर्नियर ट्रेड्स रूल की। चलिए देखिए, हम लोग बात करते हैं अभी डोबर्नियर ट्रेड रूल, डोबर्नियर ट्रेड्स रूल। डोबर्नियर ट्रेड्स रूल में हम सिंपली लिख सकते हैं, इन 1817 जॉन वॉल्फगैंग डोबर्नियर, इन 1817 जॉन वॉल्फगैंग डोबर्नियर इनका पूरा नाम था, ए जर्मन केमिस्ट, arranged the elements is group of 3 elements and in a manner that the atomic mass of middle element was roughly the average of the atomic mass of the other 2 elements of the trade। ये क्या बोला? ये बोला कि 1817 में जॉन वॉल्फगैंग डोबर्नियर एक जर्मन केमिस्ट थे, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया 3 एलिमेंट के ग्रुप में, और एटॉमिक मास जो मिडिल एलिमेंट का होता है वो रफली एवरेज होता है एटॉमिक मास अदर 2 एलिमेंट्स के, अदर 2 एलिमेंट्स है उसके क्या होता है, वो इक्वल होता है। इसी को हम लोग डोबर्नियर ट्रेड्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान के चलिए कि हमारा एलिमेंट है, अगर हम अपने एलिमेंट की बात करें, जैसे कि लिथियम है हमारे पास, ठीक है, लिथियम है, फिर सोडियम है, लिथियम है, सोडियम है, और फिर हमारे पास क्या है, एंड पोटासियम है, ठीक है, लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम। ये सब का पहले हम एटॉमिक मास लिखते हैं। तो लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 7, इसका 23 और इसका कितना, 39। अगर हम एवरेज
average of the atomic mass of the atomic mass of lithium एंड पोटासियम अगर बात करें तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 39। अब भाई क्या कर देंगे 2, मतलब 46/2 कट होगा तो कितना आ जाएगा 23। और ये 23 है, वो क्या है कि ये 23 ये बराबर है इसके बीच वाले के, तो फर्स्ट और लास्ट का अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो वो बीच वाले के क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं डोवर्नियर ट्रेट्स कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं डोवर्नियर ट्रेट्स। ठीक है, मतलब फर्स्ट और लास्ट का अर्थमेटिक मीन निकालिए तो वो किसके बराबर आए बीच वाले के बराबर आए, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे इसको हम लोग डोवर्नियर ट्रेट्स कहेंगे। इसको फटाक से आप लोग लिख लीजिए, ऐसा ऐसा बहुत एग्जाम्पल है डोवर्नियर ट्रेट्स का। ठीक है, बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है, आप इसको लिख लें। चलिए इसको लिख लिए, तो नेक्स्ट देखिए चलिए नेक्स्ट देखिए, आप इस बात को जान लीजिए नोट करके कि ये जो ट्रेड है ये सिर्फ दिस, हम लिख देते हैं दिस क्लासिफिकेशन was not found satisfactory as it could be applied to the limited number of एलिमेंट। ये सिर्फ कुछ एलिमेंट्स के लिए होता है, हर एलिमेंट के लिए ये क्लासिफिकेशन सेटिस्फाइड नहीं होता है। जैसे आपका लिथियम सोडियम पोटासियम हो गया, या कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम हो गया, या क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो गया, सिर्फ इस सब के लिए क्लासिफाई है और सबों के लिए नहीं। दूसरी बात क्या है, ये हमारा पहला पॉइंट था। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि for a Dovernier trade, all the three elements should belong to the same group, and the difference in atomic number should be 8 और 18। ठीक है, मतलब ये सेम ग्रुप के लिए है और डिफरेंस होगा एटॉमिक नंबर में तो 8 से 18 तक होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। आप इसको लिखें फटाक से। जल्दी से इसको लिखें। चलिए लिख लिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो डोवर्नियर्स का कुछ समय बाद जाके क्या हो गया, ये भी डिस्कार्ड हो गया, ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसके बाद आए थे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट है आपका न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स।
न्यूलैंड एक साइंटिस्ट थे, न्यूलैंड से एक साइंटिस्ट थे, और लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का मतलब होता है म्यूजिक, म्यूजिक के आधार पे। तो आप इस बात को समझो कि इन, ऐसे लिख सकते हैं, इन 1866 JAR इनका फुल फॉर्म था, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं न्यूलैंड्स correlated the chemical properties of elements with the increasing order of atomic mass, that is to arrange the elements having lowest atomic mass, that is hydrogen, firstly, and indeed to at secondly the element having highest atomic mass, thorium, which was 56th known element at that time। ध्यान से समझिएगा चीजों को। 1866 में कौन, न्यूलैंड्स ने अपना केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के आधार पे एलिमेंट्स को अरेंज किया, जिसमें लोएस्ट एटॉमिक मास जो था वो हाइड्रोजन था, और हाईएस्ट एटॉमिक मास जो था वो था थोरियम, जो कि अभी 56 नंबर पे आता है। तो न्यूलैंड्स ने अपना जो सीरीज बनाया था वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास बनाया था। स्टार्ट हुआ था हाइड्रोजन से और खत्म हुआ था थोरियम पे। दूसरी बात, इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया था कि जो इन्होंने सीरीज बनाया, उस सीरीज में क्या किया कि एलिमेंट जो हैं वो 1 से स्टार्ट होते थे, 8 पे जाते थे। 1 और 8 पे जो जो एलिमेंट्स आते थे उन सब का प्रॉपर्टीज जो होता था वो सिमिलर था, इसलिए इसका नाम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स रखा गया। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का मतलब होता है म्यूजिक। जैसे हम इस बात को अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर डिफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, when the elements are arranged in order of their increasing atomic masses, every 8th element has the properties similar to those of the first element, like the 8th note of an octave in म्यूजिक। नहीं कहते हैं सा रे गा मा पा दा नी सा, तो सा और सा 1 और 8 पे आता है। दोनों का प्रॉपर्टी क्या है, दोनों का प्रॉपर्टी सेम है। thus according to this law the physical and chemical properties are repeated
are repeated after an interval of eighth elements, and this is similar to eight notes of an octave on a musical scale shown below। अभी हम नीचे बनाएंगे उसका फिगर। आप ध्यान से समझना चीजों को। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब 8 एलिमेंट का अरेंज होगा एक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, तो हर 8वां एलिमेंट जो कि पहला से स्टार्ट होगा उसका प्रॉपर्टी सिमिलर होगा किससे? पहला एलिमेंट से। जैसे कि 8th नोट ऑफ ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक में होता है सा रे गा मा पा दा नी सा, तो सा 1 पे आता है और सा 8 पे भी आता है, तो उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है? वो सेम होता है। इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं। इसको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से जानते हैं। दस इसलिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट करेगा आफ्टर एक फिक्स्ड इंटरवल 8th एलिमेंट के बाद। ये सिमिलर होगा हर 8th नोट ऑफ ऑक्टेव में म्यूजिकल स्केल, जो कि अभी हम बता रहे हैं आपको। तो आप न्यूलैंड्स भी समझ गए। न्यूलैंड्स किसको कहते हैं? कि क्या होगा? आपका फर्स्ट से स्टार्ट होगा 8 पे जाएगा और पहला और 8वां का प्रॉपर्टीज क्या होगा? सेम होगा। जल्दी से इसको लिखिए। चलिए अब देखिए, जैसे हम बनाते हैं इसका चार्ट पूरे अच्छे तरीके से। ये पूरा बना रहे हैं हम, ठीक है। इस तरीके से 3 3 6 और 1 7 का बनाना होगा हमको। ये हो गया। उसके बाद देना, उसके बाद होगा, उठाओ पूछो। उसके बाद टोटल 3 3 6 1 7 का हमको बनाना है। 1 2, ये थोड़ा उल्टा हो गया, ये 2, ये 3 हो गया। ओहो सॉरी, दो हुआ, फिर ये 3, ये फिर 4 4, फिर ये 5 5, फिर ये 6 और फिर ये एक 7, फिर ये एक हो जाएगा 7। अब देखिए इसको हम अरेंज करते हैं। जैसे सबसे पहले होता है सा, सा और दूसरे में 2 रे रे, ठीक है, गा मा पा दा नी। इसके अनुसार से हम देखते हैं, ठीक है। अभी हम बना रहे हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये पूरा ओह सेट पूरा अभी बनाते हैं आपका। ये एक, फिर दूसरा लेते हैं 2, फिर तीसरा लेते हैं 3, फिर चौथा और 5वां हो गया। अब इसमें हम भरते हैं एलिमेंट्स को।
यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ कोबाल्ट और निकल, और यहाँ ब्रोमीन, यहाँ लिथियम, यहाँ सोडियम, यहाँ क्या दे देंगे पोटासियम, कॉपर और रुबोडियम, यहाँ बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर जिंक, फिर स्ट्रोंटियम, फिर बोरोन, फिर एल्युमिनियम, फिर क्रोमियम, फिर इट्रियम, फिर सेलेनियम एंड लैंथेनियम, फिर क्या दे देंगे यहाँ कार्बन, सिलिकॉन, टिन और इंडियम, क्रोमियम, फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, आर्सेनिक ये खाली, फिर ऑक्सीजन, सल्फर, फिर लियम और सेलेनियम और फिर ये खाली। अब ये जो सीरीज देख रहे हो तुम, तो यहां से स्टार्ट करो। लिथियम है, लिथियम से स्टार्ट करो तुम। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 और 8। तो ये पहला और 8वां का प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। इसी को न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोला जाता है। ये सा रे गा मा पा दा नी सा आ रहा है। उसी तरह मैग्नीशियम, उसी तरह मैग्नीशियम और किसका, कैल्शियम का। देखो ये मैग्नीशियम हो गया, 1 से स्टार्ट करो, 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैग्नीशियम और कैल्शियम का प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। तो इसी को कहा जाता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। मतलब आपका एवरी 8th एलिमेंट जो प्रॉपर्टीज होगा वो सिमिलर होगा फर्स्ट एलिमेंट्स के। इसी को 8 नोट ऑफ पीरियोडिक टेबल न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का कहा जाता है। ठीक है, सोडियम किससे होगा, पोटासियम से होगा। बेरिलियम किससे होगा, मैग्नीशियम से होगा। मैग्नीशियम किससे होगा, कैल्शियम से होगा। तो इसके अनुसार से हम देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, लिमिटेशंस हैं, इसका कुछ लिमिटेशन है, उसको हम चर्चा करते हैं। क्या क्या लिमिटेशन हो सकता है। तो सबसे पहला लिमिटेशन है कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ octaves was applicable only up to calcium, only up to calcium. It worked well with lighter elements, ओनली। मतलब हम क्या बोलें कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है वो सिर्फ अप्लीकेबल है कैल्शियम के लिए। ये वर्कड वेल है किसके लिए, लाइटर एलिमेंट्स के लिए सिर्फ। ठीक है, ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए अप्लीकेबल है। ये बात को ध्यान में आप लोग बैठा लीजिए, रख लीजिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि at that time only 56 elements were existed in nature, but later several elements were discovered which cannot be kept in periodic table as per this law. Their properties were not in accordance with the law of octaves. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एट दैट टाइम सिर्फ 56 एलिमेंट एग्जिस्ट करता है नेचर में, लेकिन
बहुत सारा एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ है जो कि पीरियोडिक टेबल में नहीं रखा गया है लॉ के अनुसार से, उसका प्रॉपर्टीज इसके अनुसार से नहीं है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अनुसार से, इसलिए उसको नहीं रखा गया है। तो ये लिमिटेशंस हुआ कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं। अब लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में आपका क्या आ रहा है, ड्रॉबैक्स क्या है, एडवांटेज क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इतना पहले आप लोग लिखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए, ये सब लिख लिए होंगे। देखिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की हम बात करते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट, इन ऑर्डर टू फिट elements into his table, Newlands adjusted two elements in the same column, two elements in the same column. For example, cobalt and nickel were placed in the same position and in the same column, as फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। देखिए कितनी बड़ी बात बोला, ये कितनी बड़ी बात बोला कि जो एलिमेंट को फिट किए टेबल में न्यूलैंड्स में, वो दो एलिमेंट जो है एक ही कॉलम में रखा है, जो कि गलत बात है। यहाँ पे देखिए कोबाल्ट और निकल एक ही कॉलम में रखा हुआ है, तो ये क्या है, ये गलत है। एक कॉलम में एक ही एलिमेंट को रखना चाहिए, लेकिन ये कितने को रखे हुए हैं, दो दो को रखे हुआ। और इतना भी इसका मन नहीं माना तो एग्जाम्पल में देखो कोबाल्ट निकल तो प्लेस्ड हुआ सेम पोजीशन पे, और उसके साथ किसको रख दिया भैया, तो उसके साथ देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन को रख दिया, जो कि एकदम अन्याय कर दिया, अति कर दिया। क्यों, क्योंकि ये क्या है, फ्लोरीन आपका क्या है, या आपका फ्लोरीन हो या आपका क्लोरीन हो, ये सब क्या है, हमारा नॉन मेटल है। और नॉन मेटल को किसके साथ रख दिया, आपका मेटल के साथ रख दिया, जो कि गलत है, ठीक है। इसके कारण से लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का ये पहला ड्रॉबैक है कि ये गलत किया, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि आयरन which resembles cobalt and nickel in properties were placed far away from these elements। आयरन जो कि किसके साथ मिलता है, कोबाल्ट निकल के साथ, उसको क्या कर दिया, उसको बहुत दूर रख दिया गया कोबाल्ट और निकल से। कहाँ है आयरन, देखिए यहाँ पे है आयरन, जो कि क्या है, सरासर गलत है। जो एलिमेंट जिसके जैसा है उसको एक साथ रखना चाहिए, तो नहीं रखा। तो ये सब छोटा छोटा प्रॉपर्टीज के कारण न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी कुछ समय बाद क्या हो गए, डिस्कार्ड हो गए, हट गए,
नेक्स्ट पॉइंट देखिए इनका क्या था। ये सारा हम लिमिटेशंस में ही बता रहे हैं, ड्रॉबैक्स में ही बता रहे हैं आपको, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपको बताते हैं हम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ये नोट करके आप जान लो कि आफ्टर, नोट करके जान लीजिए कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस, द discovery of inert gas and included in the periodic table and included in the periodic table, it becomes the eighth element, from alkali. So this law has to be dropped out, मतलब कुछ समय बाद जब एल्केली ये सब आ गया, सबको सिमिलर वे में रख दिया गया, तो ये क्या हो गया, लॉ हटा दिया गया, ठीक है। ये लॉ क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब इतना पढ़ने के बाद कुछ मेरे मन में क्वेश्चंस आए हैं, वो क्वेश्चंस को आप लोगों को करना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया है मेरे मन में कि डिड डवर्नियर्स traits also exist in the column of Newland's law of octaves, Newland's law of octaves. Compare and find out. ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, what were the limitations of Duvernier's classification? और क्वेश्चन थर्ड है, what were the limitations of Newland's law of octaves? ये तीनों क्वेश्चन को बनाना है आपको। फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। थैंक यू।